Assalamu alaikum student mathematics 4024 welcome to maths guru. I hope you all are fine. I am fine too, alhamdulillah. Grade 9 students, I hope you all have attempted this math speed test. और मुझे उम्मीद है कि स्पीड टेस्ट से तुम लोग की प्रिपरेशन और अच्छी कर दी होगी। बाकी स्पीड टेस्ट के बाद तुम्हें जो वीक एरियाज अपने लगते हैं तो उस पर वर्कआउट करो। मैंने ये वीडियो भी इसीलिए बनाई है ताकि जो है वो तुम लोग को थोड़ा सा क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर दूं, ताकि जो क्वेरीज है और जो कॉन्सेप्ट तुम लोग के अभी भी शेकी हैं तो वो जो है वो इस वीडियो के थ्रू जो है वो ठीक हो जाए। बाकी है कि यू हैव 2 डेज, तुम्हारे पास 2 दिन है अभी, और उसके बाद मैथ्स का पेपर 1 है, तो अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करो। गिव योर बेस्ट शॉट। ठीक है। और इंशाल्लाह हमारा सपोर्ट, हमारी दुआएं तुम लोग के साथ है इंशाल्लाह। वीडियो का प्रॉमिस मैंने किया हुआ है एंड आई एम वर्किंग ऑन दैट वीडियो सून। इंशाल्लाह तुम लोग को जो है वो वीडियो मिलेगी जिसमें मैंने गेस्ट पेपर जो है तुम लोग को बताना है कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से क्वेश्चंस मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो वो वीडियो भी ज़रूर देखना है इंशाल्लाह। वो मैं इसके बाद वो वीडियो बनाता हूँ और वो इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। लाइव सेशन का वादा किया था मैंने आज कुछ स्टूडेंट से, लेकिन ये है कि वो पॉसिबल नहीं हो सका बिकॉज मैं थोड़ा लेट हो गया। तो इसीलिए जो है वो वीडियो ज़्यादा अफेक्टिव होगी मेरे ख्याल से। तो वो वीडियो तुम लोग देख लो, उस हिसाब से फिर अपनी प्रिपरेशन करो इंशाल्लाह। संडे के दिन मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैं कोई लाइव सेशन कंडक्ट कर सका तो वो फिर इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा, तुम लोग को बता दूंगा। बाकी ये कि मेहनत करते रहो इसी तरह भाई, मेहनत के बगैर गुजारा नहीं है। तो मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस स्पीड टेस्ट से रिलेटेड मिले थे, तो मैंने वीडियो तो बनानी थी, तो मैंने सोचा कि यार वीडियो बना के जो है थोड़ा सा क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेता हूँ। तो इस वीडियो में हम जो है स्पीड टेस्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, स्ट्रेटजीज डिस्कस कर लेते हैं। आंसर्स मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे पता है स्टिल देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स हु हैवंट सबमिट द रिस्पॉन्स, तो वो रिस्पॉन्स सबमिट करेंगे। लेकिन ये है कि ये वीडियो उनके लिए बड़ी हेल्पफुल हो जाएगी इंशाल्लाह। तो जिसने सबमिट कर दिया तो वो जो है वो अपनी करेक्शंस कर ले, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर ले। तो आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए इंशाल्लाह हेल्पफुल होगी। तो लेट्स जस्ट बिगिन विद द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल था, और राइट एंगल ट्राइंगल की साइड ए बी हमें दी हुई है 15 और एक एंगल दिया हुआ है 38 डिग्रीज। हमसे कह रहा है लेंथ ऑफ ए सी फाइंड आउट करो। ठीक है। तो हमें पता है कि दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल में लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो स्ट्रेटजीज है। द फर्स्ट वन इज द पाइथागोरस थ्योरम एंड द सेकंड वन आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। पाइथागोरस थ्योरम नहीं यूज कर सकते बिकॉज वी ओनली हैव वन साइड। पाइथागोरस थ्योरम उस वक्त यूज होता है जब हमारे पास टू साइड्स होती है, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ एक साइड है, तो इसका मतलब है कि हम पाइथागोरस थ्योरम नहीं यूज कर सकते, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे। एंगल सी दिया हुआ है 38, इसके सामने वाली साइड दी हुई है ए बी, मतलब ऑपोजिट दी हुई है, और हमें एडजेसेंट फाइंड आउट करना है। तो ऑपोजिट एडजेसेंट का रेशियो तुम्हें पता है कौन सा होता है। कैलकुलेटर यूज करो, अपनी वर्किंग करो और फिर जो है वो आंसर को मैच कर लो। इन चारों में से कोई एक आंसर होगा। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें फैक्टराइज कंप्लीटली करना है। फैक्टराइज कंप्लीटली मतलब यू हैव टू मेक ब्रैकेट्स एंड सिंस देयर इज एन एक्सप्रेशन, और ये कैसी एक्सप्रेशन है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है क्योंकि हाईएस्ट पावर इस पे वेरिएबल पे 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड है। हमेशा याद रखना, अभी भी ये कंफ्यूजन काफ़ी स्टूडेंट्स में है कि भाई एक्सप्रेशन को सॉल्व नहीं किया जा सकता क्योंकि एक्सप्रेशन में इक्वल्स टू नहीं होता। यहाँ इक्वल्स टू आपको नज़र नहीं आ रहा। जब इक्वल्स टू नज़र नहीं आ रहा तो इसका मतलब है यू कैन नॉट सॉल्व इट। आप इसको सिर्फ फैक्टराइज कर सकते हो, और फैक्टराइज सिर्फ मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड से होता है। फैक्टराइज जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से नहीं होता, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करने के लिए होता है। ठीक है। तो फैक्टराइज के लिए मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड है। मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड में यू हैव टू मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट, कॉर्नर कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है और कांस्टेंट जो है वो 15 है, तो 15 4 60 हो जाएगा। और फिर आपको देखना है कि 60 किस किस के टेबल में आता है। तो 20 और 3 मुझे लग रहा है कि इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। तो 20 और 3 को लेने के बाद, कॉमन लेने के बाद जब दो ब्रैकेट्स बनेंगे तो उसके बाद उन तीन में से कोई एक आंसर आ जाएगा। तुमने जो है वो अपनी प्रॉपर वर्किंग करनी है रफ पेज पे, और उसके बाद अपना आंसर सेलेक्ट कर लेना है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। जब लाइन ओरिजिन से पास होती है तो आपको पता है वाई इंटरसेप्ट की क्या वैल्यू होती है, और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू डालने के बाद जो हमारी इक्वेशन होती है वो कैसी दिखती है, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की तरह दिखती है या वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स की तरह दिखती है। तो वो डिसाइड करके अपना आंसर मार्क कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ इक्वल्स टू का साइन आ गया है, और आपसे कह रहा है कि सॉल्यूशन सेट मतलब एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करो। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन मेथड्स हैं। हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी सॉल्व कर सकते हैं, हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, हम इसको फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन ज़्यादा आसान है क्योंकि यहाँ 9 है और यहाँ 1 है। 9 वन ज़ा 9, तो आपको पता है 9 वन ज़ा 9, 9 जो है वो 1 और के टेबल में आता है। 1 9 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9,
तो मेरे ख्याल से 1 और 9 जो है वो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। -9x और -1x जो है आपके फैक्टर्स हो जाएंगे। ब्रैकेट बनाओ, कॉमन लो, उसके बाद इक्वल्स टू जीरो है, तो इसका मतलब है कि जब तुम फैक्टराइज कर लोगे, दो ब्रैकेट्स बना लोगे, देन यू हैव टू पुट वन ब्रैकेट इक्वल्स टू जीरो एवरी टाइम। दो ब्रैकेट्स है ना, तो बारी बारी एक एक ब्रैकेट को जीरो के बराबर करो और एक्स की वैल्यू निकालो। तो जब आप एक्स की वैल्यू निकालोगे, तो चूंकि मैंने बता दिया कि दोनों ही फैक्टर इसके जो है वो नेगेटिव आएंगे, तो इसका मतलब है कि एक्स की वैल्यूज पॉजिटिव ही आएंगी। तो वो देख लेना कौन सी वैल्यूज है, उनको डिसाइड करके यहाँ मार्क कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल अबाउट सॉल्विंग इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी इक्वेशन की तरह सॉल्व होती है। ये +6 है, इसको वहाँ भेजो। 5 या मल्टीप्लाई है, वहाँ भेजो, डिवाइड करो, देखो क्या आंसर आ रहा है। जो भी आंसर आ रहा है उसको मार्क कर दो। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ इक्वेशन। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस आपको दी हुई है। आपसे कह रहा है कि एक्स की वैल्यू निकालो, आपकी मर्जी आप इसको सब्स्टिट्यूशन से करो, आपकी मर्जी आप इसको एलिमिनेशन से करो, और एक्स और वाई की निकालो वैल्यूज, और फिर यहाँ अपना आंसर मार्क कर दो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है राइट द सॉल्यूशन सेट विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ। तो सॉल्यूशन सेट, अगर आपको इस तरह की दो लाइंस नजर आ रही हैं, तो जो आंसर है सॉल्यूशन सेट है वो बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये रेड मार्क है। यहाँ आपने एक्स की वैल्यू भी पढ़ ली, यहाँ आपने वाई की वैल्यू भी पढ़ ली, और जो भी आपकी एक्स और वाई की वो आ रही थी वैल्यू वो आपने मार्क कर दी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैं इंशाल्लाह जब वीडियो बनाऊंगा ना अपने गेस्ट पेपर वाली वीडियो, तो उसमें भी मैं ये वाली पॉइंट जो है ज़रूर बताऊंगा कि ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हर साल जो है ना पेपर में आता है, पेपर 1 में। इस तरह आपको लाइंस जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस दी हुई होंगी और बोलेगा कि इसका सॉल्यूशन सेट बताओ, इसके एक्स और वाई की वैल्यू बताओ। तो उसका तरीका यही होता है कि आपके पास जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसमें एक्स की वैल्यू भी पढ़ लो और वाई की वैल्यू भी पढ़ लो, वही आपका आंसर होता है, वही आपका सोल्यूशन सेट होता है। टू लाइंस को सॉल्व करने के हमारे पास जो है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, जिसको मैं टू लाइंस कह रहा हूँ, तो उसको सॉल्व करने के हमारे पास तीन तरीके थे ना। एक एलिमिनेशन था, सब्स्टिट्यूशन था, ये वाला जो मेथड है ये कहलाता था ग्राफिंग मेथड। तो ग्राफिंग मेथड वो लेबोरियस होता है, हम उस पर इतनी वर्किंग नहीं करते। तो ग्राफ बनाना पड़ता है पहले, उसके बाद फाइंड आउट करना पड़ता है। तो ये मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस तरह आपको ग्राफ बिल्कुल पेपर 1 में मिल सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि एक्स और वाई की वैल्यूज निकालो। तो बस ये पॉइंट याद रखा करो, इंटरसेक्शन पॉइंट, यहाँ एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू पढ़ लो, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा था इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस विल बी, मतलब ये कहना चाह रहा है कि आपको इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है एक्स एक्सिस की। ठीक है, एक्स एक्सिस जो होता है उसकी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है। तो एक्स एक्सिस पे आपको पता है वाई की वैल्यू जीरो होती है, तो फिर इक्वेशन क्या बनेगी, वो इक्वेशन जो है वो आप इसमें से मार्कआउट कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ मीट करते हैं, तो वो जो पॉइंट होता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं। इन चार में से कोई एक इसका आंसर है, सेलेक्ट कर लो। उसके बाद क्वेश्चन 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि ए स्क्वायर बी होल पावर क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू A5 और B3। कह रहा है कि भाई यहाँ जो है वो होल पावर है 3, तो इस होल पावर को बारी बारी दोनों को दो और फिर ये बताओ कि क्या ये आंसर आ रहा है। अगर आ रहा है तो ट्रू है, अगर नहीं आ रहा तो फॉल्स है। तो यहाँ इंडाइसिस की डबल पावर वाला लॉ जो है वो यहाँ यूज होगा, उसको यूज करो, सिंप्लीफाई करो, बताओ कि भाई ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। यहाँ भी इसी तरह करना है बिल्कुल। ठीक है, यहाँ भी इंडाइसिस के लॉज यूज होने हैं। तुम्हें पता है अगर किसी की भी पावर जीरो होती है तो आंसर क्या आता है, तो आंसर 1 आता है। तो यहाँ तो 1 आ रहा है, अब यहाँ भी सॉल्व करके देखो क्या 1 आ रहा है, क्योंकि होल पावर तो जीरो है। अब होल पावर जीरो है मतलब ये दोनों को जाएगी जीरो और ये पावर्स इनकी मल्टीप्लाई होंगी। तो देखने से तो मुझे लग रहा है कि शायद हो सकता है सही हो जाए, लेकिन तुम थोड़ी वर्किंग करके डिसाइड कर लो। बस ये याद रखो इंडाइसिस की डबल पावर लॉ लग रहा है इधर। आपको पता है ब्रैकेट के बाहर अगर पावर होती है तो आप इंसाफ करते हो, तो ये जीरो यहाँ भी आएगा, ये जीरो यहाँ भी आएगा, दोनों पावर जीरो से मल्टीप्लाई होंगे, और फिर इंडाइसिस का जो जीरो पावर वाला लॉ था वो भी यहाँ यूज हो जाएगा। तो आपको इसका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। फिर कह रहा है इवेलुएट 25 की पावर हाफ। तो पावर हाफ का मतलब होता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ऑफ 25 आपको पता है क्या होता है, आपने सेलेक्ट कर लिया, आगे बढ़ गए। क्वेश्चन 13 में आपको जो है दो नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए हुए हैं, 4 एक्सपोनेंट 3 डिवाइड बाई 8 एक्सपोनेंट -5। आपसे कह रहा है गिव योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको ऊपर शिफ्ट करो, नेगेटिव पावर पॉजिटिव हो जाएगी। 4 को 8 से डिवाइड करो, लेकिन अपना आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में देना। स्टैंडर्ड फॉर्म में इन चार में से कोई एक आंसर है, उसको कन्वर्ट करके अपना आंसर दे दो। ये भी बड़ा आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें आपसे कह रहा है साइन ए की वैल्यू आ रही है 12/16। तो साइन ए क्या होता है, साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, सो O/H। तो आपको ये देखना है कि अगर ए एंगल है, ए पे थीटा बना के चेक करना है कि क्या ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो 12/16 आ रहा है। तो अगर ये ऑप्शन 1 के ट्राइंगल के लिए आ रहा है तो इसका आंसर ऑप्शन 1 हो गया। ऑप्शन 2 में फिर आपने ए को मार्क किया, देखा ऑपोजिट और एडजेसेंट कौन सी साइड है, क्या इनका रेशियो 12/16 आ रहा है, ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज, सॉरी।
तो ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज का रेशियो निकाल निकाल के आपने चेक कर लिया, लेकिन एंगल याद रखना, एंगल ए की बात कर रहा है। तो एंगल ए को आप सेलेक्ट करोगे, एंगल ए के सामने वाली साइड जो है वो ऑपोजिट हो जाएगी, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, और जो रिमेनिंग साइड हो जाएगी वो एडजेसेंट हो जाएगी। तो बस साइन ए का रेशियो निकाल लो हर ट्राइंगल के लिए, तीनों जो चार ट्राइंगल्स हैं उनके लिए साइन ए का रेशियो निकाल लो, जिसका 12/16 आ रहा है, वो आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में जो है वो आपसे कह रहा है कि भाई एक माउंटेन के टॉप पे एक बंदा खड़ा हुआ है, ये एक्स की वैल्यू निकालनी है। यार यहाँ डिप्रेशन नहीं निकालना, अगर डिप्रेशन निकालना होता तो वो बताता है। यहाँ उसने एक्स मार्क किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करवा रहा है। एक्स का मतलब है कि ये ऑपोजिट साइड हो गई, ये एडजेसेंट हो गई। ऑपोजिट और एडजेसेंट का रेशियो आपको पता है क्या होता है। और एंगल फाइंड आउट करने के लिए आपको इनवर्स लेना पड़ता है, शिफ्ट दबा के आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करते हो। तो जो भी चीज आ रही है, जो भी आंसर आ रहा है, उसको सेलेक्ट कर लो। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड मैट्रिक्स ऑपरेशन। मैट्रिक्स में हमने आपको बताया था कि एक ऑपरेशन है जो नहीं होता। क्या है वो? एडिशन है, वो मल्टीप्लिकेशन है, वो डिवीजन है, या सब्ट्रैक्शन है। जो हमने आपको नहीं सिखाया बेसिकली वही इनवैलिड होगा। तो इसका मतलब है कि इसको भी सेलेक्ट कर लो। 17 में आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात कर रहा है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है डायगोनल में 1 1 होता है, तो वो चीज़ क्या है उसको भी देख लो, यहाँ से उसकी डेफिनेशन मार्क कर दो। 18 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब है ऑर्डर जिसपे ऑर्डर का फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऑर्डर चेंज करूँ तो आंसर चेंज ना हो, ये मतलब इसका सिंपल सा मतलब है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। तो क्या एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, इनवर्स है, इसमें से कौन सा ऑपरेशन है जिसमें ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो वो कम्यूटेटिव कहलाता है। उसके बाद आगे बढ़ जाओ। 19 में आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है बी, उसको बोला है इन्वर्स निकालो। तो इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए हम फर्स्ट और फोर्थ के साइन जो है, सॉरी, फर्स्ट और फोर्थ की पोजीशन चेंज कर देते हैं, सेकंड और थर्ड के साइन ऑपोजिट कर देते हैं। तो वो करके जल्दी से इसका भी आंसर मार्क करो। 20 सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, आपको नजर आ रहा है ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, छोटा वाला और बड़ा वाला सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज निकालो। इसकी साइड 10 है और इस पूरे की साइड क्या हो जाएगी, 10 + 12 22 हो जाएगी। इसको y सपोज कर लो तो ये y+5 हो जाएगी, सॉरी y+15 हो जाएगी। तो जिसकी सोल्यूशन जो है सॉल्व करो, और फिर जो है ए ई की लेंथ तुम्हें निकालनी है। तो ए ई को कोई भी वेरिएबल सपोज कर लो। इस तरह का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है ये आपके पेपर 1 के लिए, ये लाजमी आपके पेपर 1 में पूछा जाएगा। और उसके बाद फिर आपको तीन जो है वो पेयर ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स दिए हुए हैं। इसमें से कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स क्या मतलब, ट्राइंगल्स दिए हुए हैं, पूछ रहा है कि कौन सा पेयर कॉन्ग्रेंट है। तो कॉन्ग्रेंट के लिए आपको पता है भाई एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। एग्जैक्टली सेम के लिए हमारे पास चार टेस्ट होते हैं। तो चार टेस्ट देख लेना कौन कौन से हैं। साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, RHS होता है, और एंगल एंगल साइड होता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ देख लेना। मुझे तो मेरे ख्याल से पहला वाला ही लग रहा है, बाकी तुम लोग देख लेना क्या लग रहा है तुम लोगों को। अच्छा, उसके बाद 22 देख लो। 22 में कह रहा है द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ टू स्फीयर्स। ठीक है, तो ये वॉल्यूम वाला फॉर्मूला यूज होगा। हमने एरिया और वॉल्यूम ऑफ सिमिलर फिगर्स का टॉपिक किया था सिमिलैरिटी कॉन्ग्रेंस में। एरिया में जो है वो स्क्वायर आता था, ये A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 होल स्क्वायर। और वॉल्यूम में जो है वो क्यूब आता था, V1/V2 इज इक्वल टू L1/L2 होल क्यूब। तो ये वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है 64/27। और आपसे कह रहे हैं लेंथ का रेशियो क्या होगा, तो बेसिकली ये आपको क्यूब दिए हुए हैं। तो आप इनका क्यूब रूट निकाल लेना, आपको आंसर मिल जाएगा, या फॉर्मूले में डाल के रेशियो निकाल लेना। फिर आपको सिमिलर एरिया वाला भी दिया हुआ है। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखना कि यहाँ जो है ना वो रेडियस मिसिंग है। तो रेडियस की वैल्यू 5 ले लेना। जब आप रेडियस की वैल्यू 5 ले लोगे तो आपको जो है वो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल मिल जाएगा। तो यहाँ रेडियस आपको 5 लेना पड़ेगा। बिगर सर्कल है इसका है तो रेडियस आप निकाल सकते हो। ये जो बिगर सर्कल है इसका एरिया दिया हुआ है ना, तो इससे आप रेडियस तो निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। तो बड़े वाले का रेडियस तो आप निकाल लोगे, छोटे वाले का जो रेडियस है ना वो 5 सेंटीमीटर यूज कर लेना। उसके बाद इसका आंसर निकाल लेना, जो भी आंसर है उसको मार्क कर लेना। 24 देख लेते हैं। 24 में ट्राइंगुलर प्रिज्म आ गया। ट्राइंगुलर प्रिज्म का सरफेस एरिया निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है, मैंने आपको फॉर्मूला शीट में भी लिख के दिया था कि 2 टाइम्स द बेस एरिया प्लस पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई द लेंथ ऑफ प्रिज्म। तो इस तरह का इसका फॉर्मूला है। तो वो फॉर्मूला तुम इंटरनेट से भी उसकी डिस्क्रिप्शन देख सकते हो, या फिर मैंने तुम्हें फॉर्मूला शीट में भी दिया है। उसमें होता ही है कि आपको जो है वो ये इसकी बेस होती है ना। मैंने तुम्हें प्रिज्म की डेफिनेशन बताई थी कि क्रॉस सेक्शन जो है ना वो सेम होना चाहिए। अगर मैं इस प्रिज्म की स्लाइसेस काटूं तो जो सारी स्लाइसेस होंगी ना वो ट्राइंगुलर होंगी। तो ये प्रिज्म की डेफिनेशन होती है कि क्रॉस सेक्शन उसका सेम होना चाहिए। तो ये इसकी बेस हो गई। इस बेस का एरिया निकाला और उसको ट्वाइस कर दिया। ठीक है, इसका एरिया निकाला, चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से एरिया निकल गया, और फिर आपने उसको ट्वाइस कर दिया। ठीक है, उसमें ऐड क्या करोगे, उसमें ऐड ये करोगे पेरीमीटर ऑफ द बेस। तो पेरीमीटर ऑफ द बेस में ये 9 है, ये 15 है,
और पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ये वाली साइड निकालोगे, तीनों को ऐड करोगे तो पेरीमीटर पता चल जाएगा। पेरीमीटर को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये लेंथ है, जो दोनों आंसर आएंगे उनको ऐड कर देना, आपको रिक्वायर्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। ट्रायंगुलर प्रिज्म का फॉर्मूला दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 2 टाइम्स द बेस एरिया प्लस पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई द लेंथ ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। इसको फॉर्मूले को जो है वो फॉर्मूले शीट से देख के वर्किंग करके इसका आंसर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद 25 जो है वो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब जो है वो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है। रेडियस तुम्हें दिया हुआ है 5, बस ये वैल्यूज डालो, कैलकुलेटर यूज करो और इसका आंसर जो है वो मार्क करो। तो यही क्वेश्चन थे सारे, और ये 25 क्वेश्चन से 40 मार्क्स का था। तो जल्दी से जो है वो इसको जो है जिसने नहीं किया वो रिस्पॉन्स सबमिट करो, जिसने कर लिया है वो अपनी करेक्शंस कर लो। इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा टाइम और लगा के जल्दी से वो वीडियो भी बना दूँ, ताकि तुम लोग की जो है वो प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो सके। तो स्टे ट्यून्ड विद मैथ्स गुरु, और वीडियोस को चेक करते रहना। मैं जल्दी से वीडियो अपलोड करता हूँ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।